तो स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान के बारे में। और ये इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि दिल्ली में किन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत शासन काल के दौरान शासन किया, और साथ ही तवारीख एवं तारीख के लेखक दिल्ली सल्तनत के लिए किस प्रकार से आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करने के लिए। और आज की अपनी इस वीडियो में हम उससे आगे की कहानी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में दिल्ली की पहचान राजधानी के रूप में है, और राजधानी का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जिसके द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी। जब 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो सल्तनत के शासकों का अधिकार क्षेत्र गैरिसन शहर से ज्यादा और कुछ नहीं था। दोस्तों, गैरिसन शहर एक ऐसे शहर को कहा जाता है जहां राज्य या साम्राज्य की रक्षा करने के लिए सैनिकों के शहरों को बसाया जाता है। और शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भीतरी सीमा और बाहरी सीमा। दोस्तों, भीतरी सीमा का मतलब था कि दिल्ली के आसपास बसे हुए शहर अथवा स्थान, और दिल्ली सल्तनत के शुरुआती वर्षों में यहाँ के शासकों का भीतरी सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों पर भी जो नियंत्रण था वो ना के बराबर था। यानी कि जो दिल्ली के आसपास बसे हुए इलाके थे, दिल्ली के शासकों का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। और जहां तक दोस्तों राज्य के आमदनी की बात है, तो क्योंकि भीतरी प्रदेशों के ऊपर दिल्ली सल्तनत के शासकों का कोई नियंत्रण तो था ही नहीं, इसीलिए यहाँ के इलाकों से, यहाँ के किसानों से दिल्ली सल्तनत के शासकों को जो राजस्व प्राप्त होता था वो ना के बराबर होता था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआती शासक थे उनको आवश्यक संसाधनों की जो प्राप्ति होती थी वह रसद, कर, लूटपाट, व्यापार जैसे साधनों से होती थी। कोई लगान उनको इसलिए अपने राज्य की प्रजा से प्राप्त नहीं होता था, इसीलिए अपने लिए आवश्यक सामग्री वो व्यापार से, लूट से और आवश्यक करों के को थोपकर इकट्ठा करते थे। जबकि दोस्तों बाहरी सीमाओं से अभिप्राय उन राज्यों से था जो दिल्ली से बहुत दूर स्थित थे, और एक मात्र दिल्ली के माध्यम से उनके ऊपर शासन स्थापित कर पाना या नियंत्रण रख पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। इसमें बंगाल और सिंध जैसे राज्यों को शामिल किया जा सकता है जो दिल्ली की बाहरी सीमा के अंतर्गत बसे हुए राज्य थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में जो शासक थे उनको मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। जैसे नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी जैसे जो शासक थे, ये सारे मध्य एशिया से ही आए थे, और इनका जो उद्देश्य होता था वो लूटपाट करना होता था। लूटपाट करने के बाद ये शासक चले जाते थे जो मध्य एशिया से आते थे। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासकों को इस तरीके के मध्य एशियाई आक्रमणकारियों का बड़े स्तर पर सामना करना पड़ा। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासकों को सूबेदारों की बगावत का भी सामना करना पड़ा, जिनको शासन करने के लिए राज्य की ओर से कुछ भूमि के टुकड़े प्रदान किए जाते थे, परंतु थोड़ी सी ताकत पाकर ये लोग स्वयं उसको स्वतंत्र बनाने के लिए बागी हो जाते थे और स्वयं दिल्ली शासकों के प्रशासकों के खिलाफ ही बगावत पर उतर जाते थे। इस प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शुरुआती वर्षों में दिल्ली सल्तनत के शासकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी शुरुआती काल में कुछ योग्य और महत्वपूर्ण शासक हुए दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने इन परिस्थितियों को नियंत्रण में लेने के लिए अनेक प्रयास किए। इनमें गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक शामिल थे, जिन्होंने अपनी योग्य नीतियों के द्वारा दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। दोस्तों, इन समस्याओं के समाधान के लिए इन 3 योग्य शासकों ने जो नीतियां चलाई उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भीतरी सीमा से संबंधित थी जबकि दूसरी बाहरी सीमा से संबंधित थी।
भीतरी सीमा से संबंधित जो नीतियां बनाई गई उनका उद्देश्य साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण प्रदान करना था। और इसके लिए उन्होंने जो कार्य किया वह यह कार्य था कि गंगा यमुना दो आब के क्षेत्र में बसे हुए जो जंगल थे और उन जंगलों में रहने वाले जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे यानी कि जो आदिवासी थे, सबसे पहले उन लोगों को वहां से हटा दिया गया। गंगा जमुना दोआब में बसने वाले वो लोग जो जंगल से मिलने वाली संपदा से अपनी जिंदगी बिताते थे, जिनको हम वर्तमान समय में आदिवासी के नाम से पुकारते हैं, सबसे पहले उनको उस उपजाऊ जमीन से हटा दिया गया जहां खेती की जा सकती थी। और उसके बाद जब यह भूमि आदिवासियों से मुक्त करा ली गई तो यह भूमि खेती करने के लिए किसानों को प्रदान कर दी गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था थी वह एक सामंती अर्थव्यवस्था थी जिसमें शासक का जो अस्तित्व था वो किसानों द्वारा अदा किए जाने वाले भू राजस्व के ऊपर निर्भर था, लगान के ऊपर निर्भर था। इसीलिए वो जानते थे कि जितनी जमीन कृषि भूमि के अंतर्गत शामिल होगी उतना ही लोग ज्यादा की खेती करेंगे और जितनी ज्यादा खेती होगी उतना ही उन लोगों को लगान भी प्राप्त होगा। इसीलिए उन्होंने बेकार पड़ी हुई जंगली भूमि को कृषि भूमि के अंतर्गत लाना शामिल किया और ऐसी नीतियां बनाई कि कृषक खेती करें ताकि उनका लगान बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने किसानों को यह भी प्रोत्साहन दिया कि वे अधिक से अधिक भूमि को कृषि भूमि के अंतर्गत लाएं और इसके लिए उनको तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जाते थे, इंसेंटिव्स दिए जाते थे। उदाहरण के लिए जो किसान पहली बार बंजर भूमि को कृषि भूमि के अंतर्गत शामिल करता था तो उससे शुरुआत में कोई लगान नहीं लिया जाता था। बहुत वर्षों के बाद जाकर उनसे वह लगान लिया जाना शुरू होता था और ऐसी भूमि को अक्सर किसानों के नाम पर ही दर्ज कर दिया जाता था, जिस बंजर भूमि को कृषक उपजाऊ भूमि के अंतर्गत परिवर्तित करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए साम्राज्य में जगह जगह शहर बनाए और किले बसाए ताकि उस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार कर सके। व्यापार को और कृषि को संरक्षण देकर दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासकों ने अपनी आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करने का प्रयास किया। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासकों ने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए जो नीतियां चलाई उनमें से दूसरी नीतियों का जो संबंध था वो साम्राज्य की बाहरी सीमाओं से संबंधित था और इसके अंतर्गत उन्होंने साम्राज्य के दूरस्थ भागों में स्थित राज्यों को जीतकर अपने अधीन लाने का प्रयास किया। इस नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी जब उसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत में बसे हुए वारंगल को अपने अधीन कर लिया। इस समय वारंगल पर प्रताप रुद्रदेव नाम के एक व्यक्ति का शासन था और उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को वारंगल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा था तो प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनाकर उसके गले में जंजीर डालकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश कर दी। इस प्रकार दक्षिण भारत का पहला राज्य वारंगल था जो दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस कार्य को किया था। दक्षिण भारत के राज्यों को युद्धों के माध्यम से जीतने की जो नीति थी दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अपनी सर्वोच्च अवस्था पर थी। उसने एक के बाद एक अनेक अभियान चलाए और इसीलिए उसका जो साम्राज्य था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तृत साम्राज्य माना जाता था। दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जो नीतियां अपनाई उनका दिल्ली सल्तनत के शासकों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उनकी सेना में नए नए हाथी शामिल हुए, घोड़े शामिल हुए, गुलाम शामिल हुए और बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं भी दिल्ली सल्तनत के शासकों को इन अभियानों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। दोस्तों, आपने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा, वो भी इसी दौरान दिल्ली सल्तनत के शासकों को प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत की गोलकुंडा की खानों से जो प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि हालांकि दिल्ली सल्तनत की सेना की शुरुआत एक कमजोर सेना के रूप में हुई थी, परंतु धीरे धीरे इसने मजबूती प्राप्त की और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आकर यह एक मजबूत सेना बन चुकी थी जिसका विशाल साम्राज्य पर विशाल भूभाग के ऊपर नियंत्रण था। और इसके बाद में जाकर इसके प्रशासक इतने ताकतवर हो गए कि सूबेदार और प्रशासक जैसे न्यायाधिकारी मुकदमों में, जजमेंट्स में अपने फैसले सुनाने लगे और किसानों से लगान भी वसूल करने लगे। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण कितना प्रभावी था, यानी कि ये जो नियंत्रण स्थापित किया गया था दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर, वह कब तक प्रभावी था
कितने समय तक बना रहा? क्या ऐसा तो नहीं था कि शासकों की मौत के बाद वह पूरी तरीके से बिखर गया, या वो इतना प्रभावशाली था कि शासक की चाहे मृत्यु हो गई हो लेकिन वो प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहा? इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों के बारे में यह थी हमारी दूसरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।